हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं थर्मोआयनिक कन्वर्सेशन। यहाँ पढ़ने वाले हैं इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, थर्मोआयनिक जनरेटर, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एप्लीकेशन एंड डिफरेंसेस। ये स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी थ्योरी आपको बता दूं कि थर्मो इलेक्ट्रिक और थर्मोआयनिक में डिफरेंसेस क्या हैं। वहाँ पर हमें सीबैक इफेक्ट का इस्तेमाल किया। यहाँ पर कुछ सिस्टम ऐसा है जैसे आप कंसिडर कर सकते हैं एक ट्यूबलाइट वाला। ट्यूबलाइट के केस के अंदर क्या है कि एक पर्टिकुलर गैस यहाँ पर होती है, कैथोड और एनोड। यहाँ पर करंट लगाया जाता है, मतलब एक ऑल्टरनेटिंग करंट यहाँ प्रोड्यूस किया जाता है सो दैट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, एक दूसरे से टकराते हैं, टकराने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं इन टर्म्स ऑफ लाइट। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है, बट इन द केस ऑफ थर्मो आयोनिक यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है द टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक जैसे ही हमने थर्मो इलेक्ट्रिक के अंदर किया, थर्मोकपल के अंदर किया। बट दोनों में डिफरेंस यहाँ पर यह है कि वहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी रहती है, वहाँ वायर्स रहते हैं, मगर यहाँ पर फ्री स्पेस रहता है। यहाँ पर वर्किंग फ्लूइड इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, वहाँ वर्किंग फ्लूइड वाली बात नहीं है, वहाँ कंडक्टर वायर्स होते हैं। इस पर्टिकुलर डिवीजन में थर्मो आयोनिक वाले के अंदर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है एज कंपेयर टू द थर्मो इलेक्ट्रिक वन। सो ये सारी कुछ बेसिक सी चीज़ें जो याद रखनी चाहिए इस टॉपिक को शुरू करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको बनाया वी विल्सन ने 1957 के अंदर। काफ़ी एप्लीकेशन सामने आई 1973 से 1983 तक। कमर्शियल इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल किया यूएस ने 1995 में। ये प्रिंसिपल है कि अगर हम एक पर्टिकुलर मेटल को अगर हम हीट करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने लगता है। ये डिपेंड करता है कि उसका वर्क फंक्शन क्या है। वर्क फंक्शन वो एनर्जी होती है जो थर्मल एमिशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन को एमिट कराने के काम आती है। तो अबव 1000 डिग्री सेल्सियस ऐसा पर्टिकुलर मेटल्स करते हैं जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के अंदर। हाउएवर वो काफ़ी स्मॉल रहती है। तो यही हमें प्रिंसिपल याद रखना है जो थर्मोआयनिक कन्वर्सेशन के लिए काम आता है। यहाँ पर वेपर एज अ गैस हमारा जो है वर्किंग फ्लूइड वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वर्क फंक्शन प्रिंसिपल के करस्पॉन्डिंगली इलेक्ट्रॉन्स को एमिट किया जाता है। साथ ही साथ उस मेटल के नेचर और सरफेस एमिशन प्रॉपर्टीज जैसे वर्क फंक्शन उनके अकॉर्डिंगली करंट का प्रोडक्शन होता है। इसके प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते हैं जिसको हमने कहा थर्मो आयोनिक जनरेटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैथोड है, एनोड है। कैथोड को हमने हॉट रखा है और एनोड को हमने कोल्ड रखा है। अब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जब वो 1000 डिग्री से भी ऊपर हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने लगेगा, एमिट करने लगेगा। ये पर्टिकुलर इस सील्ड कंडक्टर के अंदर ट्रेवल करेंगे जिसके अंदर आयोनाइज्ड गैस जैसे सीजियम वेपर्स होती हैं। इसको हमने कनेक्ट किया एक्सटर्नल लोड से, तो कह सकते हैं हमने हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लिया। एक दूसरा डायरेक्ट एनर्जी कन्वर्सेशन सिस्टम हमने पढ़ा जिसके अंदर हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर कि दोनों जो मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं वो डिफरेंट वर्क फंक्शन की होनी चाहिए। आयोनाइज्ड गैस का इस्तेमाल करना है जैसे सीजियम वेपर वहाँ पर होनी चाहिए। थर्मल एमिशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रोड्स के थ्रू और दूसरी तरफ जाकर वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और करंट का जो प्रोडक्शन है इसको हम कहते हैं बिकॉज ऑफ द स्पेस चार्ज एक्यूमुलेशन। सो ये वर्ड आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसको याद में रखना है। कैथोड हमारा टंगस्टन से बना है और एनोड हमारा सीजियम कोटेड टंगस्टन से बना होता है। कम से कम 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर करंट का फ्लो करवाने के लिए। प्रिंसिपल के साथ साथ हमें मैथमेटिकल इक्वेशंस भी याद रखनी चाहिए, क्यों हम जानते हैं कि टेम्परेचर पे ये डिपेंडेंट है। तो करंट डेंसिटी J जो निकल कर आएगी वो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके अंदर B एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फाई E/K होगी। के यहाँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और बाकी सारे कांस्टेंट्स यहाँ पर मैंने लिखे हैं। आगे बढ़े एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और ख़त्म करते हैं फटाफट से इस टॉपिक को, जिसके अंदर एडवांटेजेस में अगर मैं कहूँ तो मूविंग पार्ट कोई नहीं है, काफ़ी अच्छी एफिशिएंसी, ड्यूरेबल, कॉम्पैक्ट डिवाइस, लो कॉस्ट, कोई वियर एंड टीयर वाला चक्कर यहाँ पर नहीं है। रिमोट एरियाज में अच्छे से ले जाया जा सकता है। मगर अगर दूसरी तरफ देखें और कंपेयर करें तो मेटल कॉस्टली इस्तेमाल होते हैं। एफिशिएंसी 40% के आसपास निकल कर आती है केवल।
हाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, करोसिव गैसेस का इस्तेमाल हुआ है, एक्सपेंसिव भी हो जाते हैं। इसके साथ साथ सीजियम वेपर इस्तेमाल काफी हानिकारक साबित हो सकता है। 5 अलग अलग जगह यहाँ लिखी हुई हैं, हालांकि सब जगह पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जहां लोअर पावर सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड पावर जनरेशन, रेजिडेंशियल कमर्शियल पर्पसेस, एरोस्पेस, मिलिट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और ऑटोमोबाइल्स, मैरीन एंड एयर व्हीकल्स में भी इसका इस्तेमाल किया गया है। अब डिफरेंसेस तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिए थे। थर्मो आयनिक के केस के अंदर इलेक्ट्रॉन गैस होती है, मगर वहां पर वायर्ड रहता है। थर्मो आयनिक में बेलास्टिक करंट फ्लो होता है, कार्नोट एफिशिएंसी से जिसको जाना जाता है, मगर वहां कंडक्टिव करंट होता है। थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर की एफिशिएंसी पुअर होती है, थर्मो आयनिक की ज़्यादा अच्छी होती है। थर्मो आयनिक में ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, थर्मोइलेक्ट्रिक में कम होती है। थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर लो क्वालिटी हीट एनर्जी सोर्सेस के नाम से भी जाने जाते हैं, जबकि यहाँ हमें हीट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है थर्मो आयनिक के केस में। सो स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में विंड पावर एंड इट रिसोर्सेस।